आज हम डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। उन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा था और ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन जख्मों का एक तरह से हिसाब है जिन्होंने भारत का संविधान लिखने वाली शख्सियत को गढ़ा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मुश्किलों की कहानियां नहीं हैं। ये वो फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब वो अनुभव हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सोच को, उनके नजरिए को और आखिरकार हमारे संविधान को आकार दिया। ये घटनाएं किसी एक व्यक्ति की आपबीती से कहीं ज्यादा हैं। ये उस पूरे सामाजिक ढांचे का एक एक्सरे हैं। तो चलिए सीधे पहली और शायद सबसे झकझोर देने वाली घटना पर चलते हैं। साल 1901, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ 9 साल के हैं। वो अपने भाई और भतीजे के साथ अपने पिता से मिलने कोरेगांव जाने के लिए निकले हैं। जरा उस बच्चे के उत्साह की कल्पना कीजिए। नए कपड़े, रंगीन टोपियां और जिंदगी में पहली बार ट्रेन देखने का रोमांस। लेकिन ये सारा उत्साह मशहूर स्टेशन पर उतरते ही भाप बनकर उड़ गया। हुआ ये कि स्टेशन मास्टर ने उनके साफ सुथरे कपड़ों और अच्छी बातचीत से अंदाजा लगाया कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं। उसने बड़ी मदद की, उनके लिए टिकट वगैरह का इंतजाम भी किया। और फिर वो सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? और 9 साल के अंबेडकर ने बिना एक पल सोचे तपाक से जवाब दिया, हम महार हैं। और सोर्स में लिखा है, अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर तृष्णा का अभाव साफ देख सकते थे। सोचिए, एक 9 साल के बच्चे के लिए ये कितना कंफ्यूजिंग होगा। एक पल में आप एक सम्मानित यात्री हैं और अगले ही पल सिर्फ एक शब्द से आप अछूत बन जाते हैं। हाँ, वो शब्द था महार। उस स्टेशन मास्टर के लिए उनकी सारी इंसानियत उसी एक शब्द में सिमट कर रह गई थी। बिल्कुल। इसके बाद कोरेगांव जाने का असली संघर्ष शुरू हुआ। स्टेशन पर बहुत सारी बैलगाड़ियां थीं, लेकिन कोई भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था। वजह वही, वे अछूत थे। उन्हें ले जाने से गाड़ीवान और उसकी गाड़ी दोनों अपवित्र हो जाते। यहां तक कि जब उन्होंने दोगुना किराया देने की पेशकश की, तब भी कोई तैयार नहीं हुआ। एक मिनट, ये बात बहुत अजीब और महत्वपूर्ण है। गाड़ीवान को उनके पैसे से दिक्कत नहीं थी, पर उनके छूने से थी। यहाँ आर्थिक तर्क, जो लॉजिक होता है पैसे का, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। सही बात है। दोगुना किराया भी उस सामाजिक कलंक के डर से बड़ा नहीं था। ये दिखाता है कि जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि एक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बाधा भी थी, जो सामान्य लेन देन के नियमों को भी तोड़ देती थी। बिल्कुल। आखिरकार एक अजीब सा समझौता हुआ। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ीवान को इस शर्त पर राजी किया कि किराया दोगुना लगेगा, बच्चे खुद गाड़ी चलाएंगे और गाड़ीवान गाड़ी के साथ साथ पैदल चलेगा ताकि वो अपवित्र ना हो। ये तो अपमान की एक और परत थी। पैसे भी ज्यादा दो और गाड़ी भी खुद चलाओ। हाँ, सफर शुरू हुआ, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बच्चों को प्यास लगी, रास्ते में एक नदी पड़ी, लेकिन उसमें पानी के जो गड्ढे थे उनसे गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। रात में जब वे एक चुंगी पर पहुंचे तो वहां भी पानी नहीं मिला। अच्छा। गाड़ीवान ने तो सलाह दी कि वे खुद को मुसलमान बताएं, पर ये चाल काम नहीं आई। चुंगी वाले ने रूठेपन से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहां से ले आओ। और ये सोचकर ही सैरन होती है कि उनके पास खाना था, लेकिन पानी ना होने की वजह से उन्हें भूखे सोना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जाति अछूत थी। पानी, जो सबसे बुनियादी चीज है। आपके पास खाना है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते क्योंकि पानी पीने की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ भेदभाव नहीं है, ये डिह्यूमनाइजेशन है, अमानवीयकरण। डर सिर्फ प्यास का नहीं था, उन्हें ये भी डर था कि कहीं गाड़ीवान उन्हें मार कर लूट न ले, इसलिए वो रात भर जागकर पहरा देते रहे। अंबेडकर लिखते हैं कि इस घटना से पहले उन्हें छुआछूत के बारे में पता तो था, जैसे स्कूल में अलग बैठना, नल को न छू पाना, या कोई नाई या धोबी उनका काम नहीं करता था, इसीलिए उनकी बहनें उनके बाल काटती थीं। हाँ, लेकिन वो एक किताबी समझ थी, एक थ्योरी थी। इस यात्रा ने उस समझ को एक गहरे व्यक्तिगत सदमे में बदल दिया। यहाँ पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी जाति सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक खतरा है, एक ऐसी दीवार है जो उन्हें पानी जैसी बुनियादी चीज से भी दूर कर सकती है। तो ये अनुभव एक बच्चे का था जो लाचार था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा, पैसा और रुतबा इस पहचान को बदल सकता था? डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसका जवाब तब पाया
जब वो अमेरिका और लंदन की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक बड़े सरकारी अफसर बनकर भारत लौटे। ये साल 1916 की बात है। वो बड़ौदा राज्य की सेवा करने आए थे, जिन्होंने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। 5 साल विदेश में रहने के बाद उनके अंदर से ये भाव लगभग मिट गया था कि वो एक अछूत हैं। लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही पहली और सबसे बड़ी समस्या सामने आई। मैं कहाँ जाऊं? हाँ, मैं कहाँ जाऊं? कोई भी हिंदू होटल उन्हें रखने को तैयार नहीं था। वो अपने दोस्तों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे और झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे। ये विडंबना देखिए, एक आदमी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया है, एक सरकारी अधिकारी है, वो अपने ही देश में अपने जन्म के कारण बेघर था। उनकी डिग्रियां, उनकी काबिलियत, सब उनकी जाति के सामने बेकार हो गई थी। फिर उन्हें एक पारसी सराय में उम्मीद की किरण दिखाई दी। पारसी धर्म में छुआछूत नहीं होती, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ जगह मिल जाएगी। लेकिन वहां भी सराय के रखवाले ने जब देखा कि उन्होंने पारसी पहनावा नहीं पहना है, तो उनकी पहचान पूछ ली। सच बताने पर उन्हें साफ मना कर दिया गया। फिर एक सौदा हुआ। रखवाले ने 1.5 रुपए रोजाना के हिसाब से, जो उस समय काफी ज्यादा रकम थी, उन्हें एक पारसी नाम से रजिस्टर में एंट्री करके रहने की इजाजत दे दी। ये सिर्फ ज्यादा पैसे देने का सौदा नहीं था, ये अपनी पहचान छिपाने का सौदा था। उन्हें एक झूठे नाम के तहत रहना पड़ा। कोई बिजली या तेल की बत्ती तक नहीं थी, किताबें ही उनका एकमात्र सहारा थीं। और फिर 11वें दिन वो हुआ जिसका उन्हें डर था। हाँ, दर्जनों पारसी लोग हाथों में डंडे लेकर वहां आ धमके। वो चिल्ला रहे थे, तुमने पारसी समाज को गंदा कर दिया। उन्हें उसी शाम सराय खाली करने की धमकी दी गई। उन्होंने मदद के लिए अपने दोस्तों को फोन किया। एक हिंदू दोस्त ने कहा कि अगर वो आए तो उसके नौकर काम छोड़ देंगे। एक ईसाई दोस्त ने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी, जो पहले ब्राह्मण थी, किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने देगी। किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार उन्हें रात की ट्रेन से वापस बंबई लौटना पड़ा। वो लिखते हैं कि 18 साल बाद भी उस घटना को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ उन्होंने वो कड़वा सबक सीखा, जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। ये दिखाता है कि ये जहर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं था, ये पूरे समाज की नसों में फैल चुका था। उनकी शिक्षा, उनका पद, कुछ भी इस पहचान को धो नहीं सका। अभी तक हमने देखा कि एक बच्चे और एक पढ़े लिखे विद्वान के साथ क्या हुआ, लेकिन क्या होता है जब वही व्यक्ति एक सम्मानित नेता बन जाता है। 1929 में 40 गांव की एक घटना है। डॉक्टर अंबेडकर अब एक सरकारी समिति के सदस्य थे। वहां के स्थानीय महार लोगों ने जिद की कि वो उनके घर पैदल न जाएं, क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ था। और फिर वही समस्या सामने आई। कोई भी तांगे वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था। ये उस तांगे वाले की शान के खिलाफ था। तो यहाँ गरिमा का टकराव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर की शान बनाए रखने के लिए महार लोगों ने एक तांगा किराए पर लिया और उसे चलाने के लिए अपने ही एक अनुभवहीन आदमी को लगा दिया। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल। उस नौसिखिए चालक से तांगा काबू में नहीं रहा और एक पुलिया के पास पलट गया। डॉक्टर अंबेडकर पथरीली जमीन पर जा गिरे। उन्हें काफी चोटें आईं और उनका एक पैर भी टूट गया। उन्होंने लिखा, मेरी शान के लिए 40 गांव में महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। और यहाँ गरिमा का ये कॉन्सेप्ट कितना उलझा हुआ है। एक तरफ महार समुदाय की अपने नेता के लिए गरिमा है, जिसके लिए वो उनकी जान जोखिम में डाल देते हैं, और दूसरी तरफ उस हिंदू तांगे वाले की अपनी जातिगत गरिमा है, जो उसे एक सम्मानित अछूत को अपनी गाड़ी में बिठाने से रोकती है। ऐसा ही एक टकराव 1934 में दौलताबाद के किले में हुआ, जब उन्होंने और उनके साथियों ने यात्रा की धूल हटाने के लिए एक टैंक के पानी से हाथ मुंह धोया, तो वहां मौजूद मुसलमानों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। और उनका आरोप क्या था कि रमजान के महीने में इन लोगों ने उनका पानी गंदा कर दिया है। ये पैटर्न फिर से दोहराया गया, पहले पारसी अब मुसलमान। अंबेडकर को बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा था कि उनकी अछूत की पहचान उनकी हर दूसरी पहचान पर हावी है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि दंगे की नौबत आ गई थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस भीड़ से पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी ईसाई को पानी लेने से रोकोगे? इस सवाल पर भीड़ चुप हो गई। अंत में उन्हें एक हथियारबंद सैनिक की निगरानी में किले में जाने दिया गया, इस शर्त पर कि वे कहीं भी पानी को नहीं छुएंगे। एक बार फिर पानी। कोरेगांव में 9 साल का बच्चा पानी के लिए तरसा और दौलताबाद में एक राष्ट्रीय नेता को पानी छूने से मना कर दिया गया। सालों बाद भी कुछ नहीं बदला था।
अभी तक हमने सफर, रहने की जगह और पानी जैसी चीजों की बात की, लेकिन ये व्यवस्था इससे भी ज्यादा क्रूर थी। ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती थी, जैसा कि अगली 2 घटनाएं दिखाती हैं। हाँ, ये पेशे और नैतिकता के क्षेत्र में घुसपैठ की कहानियां हैं। पहली कहानी एक अछूत स्कूल शिक्षक की है। 1929 की बात है। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने एक हिंदू डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उनके घर में घुसने या मरीज को छूने से साफ इनकार कर दिया। शर्त रखी कि मरीज को हरिजन बस्ती के बाहर लाया जाए। ये अविश्वसनीय है। एक डॉक्टर की शपथ एक इंसान की जान से छोटी पड़ गई। सोचिए, उस डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर भी सीधे मरीज को नहीं दिया। उसने एक मुसलमान को दिया, जिसने उसे शिक्षक को दिया, और फिर शिक्षक ने अपनी पत्नी को लगाया। और ये सब रात में एक लालटेन की रोशनी में हो रहा था। इलाज में इस देरी और लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि उस महिला की मृत्यु हो गई। यहाँ जाति की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वो मेडिकल नैतिकता को भी लांग गईं। ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं, ये एक तरह की हत्या थी जो व्यवस्था ने की। आखिरी कहानी शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि ये शिक्षा और सरकारी नौकरी के वादे को भी तोड़ देती है। ये 1936 के एक पढ़े लिखे भंगी युवक की है, जिसे तलाती यानी पटवारी की सरकारी नौकरी मिली थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी, एक उम्मीद की तरह। लेकिन ऑफिस में पहले दिन से ही उसे अपमानित किया गया। क्लर्क ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। उसे अपने कागज जमीन पर रखने को कहा गया। उसे ऑफिस में पीने का पानी तक नहीं मिलता था। पानी पिलाने वाला उसे देखकर दूर हट जाता। उसके लिए एक अलग गंदा बर्तन रखा था, जिसे कोई और नहीं छूता था। गांव में कोई घर देने को तैयार नहीं था, इसलिए वो रोज 11 मील पैदल चलकर आता जाता था। यानी व्यवस्था का हर हिस्सा उसे अस्वीकार कर रहा था। नौकरी देना एक बात थी, लेकिन उसे एक इंसान के तौर पर स्वीकार करना बिल्कुल दूसरी। और हद तो तब हो गई जब एक दिन वो ऑफिस में कुर्सी पर बैठ गया। गांव के मुखिया और तलाटी ने उसे बैठा देखा और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने उसे गालियां दी, उसे घसीटा और जान से मारने की धमकी दी। उसे कुर्सी से उठाकर जमीन पर बिठा दिया गया, सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने की वजह से। ये कहानी साफ करती है कि शिक्षा और सरकारी नौकरी भी जातिगत अपमान से बचने की गारंटी नहीं थी। वो कुर्सी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वो सम्मान और बराबरी का प्रतीक थी। और व्यवस्था उसे वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उस युवक को नौकरी छोड़ने का वादा करके अपनी जान बचानी पड़ी। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक धागे में पिरोते हैं, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था को दिखाती हैं जो इंसान के जीवन के हर पहलू पर हमला करती है। आपका सफर, आपका घर, आपका पानी, आपका काम, आपकी इज्जत और यहां तक कि आपकी जान भी। चाहे आप 9 साल के बच्चे हों या विदेश से पढ़े लिखे विद्वान या फिर एक सरकारी क्लर्क, आपकी जाति की पहचान हर चीज पर हावी थी। और इन अनुभवों ने डॉक्टर अंबेडकर के काम को कैसे प्रभावित किया? ये व्यक्तिगत दुख से कहीं ज्यादा थे। ये वो सबूत और आंकड़े थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को ऊर्जा दी। उन्होंने सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि तार्किक रूप से भी समझा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाई या हृदय परिवर्तन से नहीं हो सकता। इसके लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचे की जरूरत है। इसीलिए जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने इन अनुभवों का जवाब लिखा। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, वो सिर्फ एक कानून नहीं है, वो कोरेगांव के उस 9 साल के बच्चे की प्यास का जवाब है। समानता का अधिकार बड़ौदा की उस सराय में मिले अपमान का जवाब है। तो ये कहानियां लगभग 1 सदी पुरानी हैं। इन्हें सुनकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि समाज में सतह के नीचे आज भी कौन सी अदृश्य दीवारें मौजूद हो सकती हैं।